तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन स्टार्ट किया था, जिसका आधा चैप्टर हमने कवर कर लिया था और आज हम आगे इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ते हैं। और आज ये शायद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कल इसका एक्सरसाइज हम कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और कल मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में आज से हम शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ वैल्यूज़ हैं, उस पर डिफ़ाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपको ये फाइंड आउट दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर से जो ये डॉटेड है, ये आपको मतलब याद रखना पड़ेगा। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैंडर्ड मीडियट टाइम जो है वो इंडिया का कितने लैटिट्यूड पे पड़ता है, तो आपको लॉन्गिट्यूड की वैल्यू याद होनी चाहिए 82.30 ईस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुज़रता है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट है, आप इसको याद कर सकते हैं, वाई इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हाफली ऑफ कन्याकुमारी बट नॉट इन कश्मीर। आप ये बता सकते हैं कि जब मैंने आपको ये पिछले बताया था, पिछली वीडियो में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो एग्ज़ाम्पल था, मैंने आपको समझाया था कि ऐसा क्यों होता है, वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होगी। इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अगर एशिया आप वर्ल्ड मैप में देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में इंडिया जो है वो पड़ता है, और ये साउथ पार्ट ऑफ द एशिया भी बोल सकते हैं इसको, ये सेंट्रल में पड़ता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। इंडिया इज़ द साउथर्न एक्सटेंडेड ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रेड्स इंडियन ocean route which are connected the countries of Europe in the west and the countries of east, providing the state central location to the India। तो यहाँ पे ये दिखाया गया मैप में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो चीज़ें आपको अगले मैप में दिखाते हैं। हाँ, इस वाले मैप में ये पूरी टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये जो एशिया आप देख रहे हैं, एशिया में सेंट्रल में साउथ पार्ट ऑफ द एशिया के सेंट्रल में बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट के सेंट्रल में इंडिया पड़ता है। और ये ट्रेड के रास्ते हैं, ट्रेड मतलब यहाँ पे व्यापार की बात की गई है। तो ये वाला रास्ता जो ये रेड कलर का स्ट्रेट लाइन आप देख रहे होंगे, ये यूरोप से रास्ता है जो भारत के व्यापार के लिए एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जाता था, और शायद आज भी किया जाता है, लेकिन अब बहुत सारे रूट और नए बन गए हैं। तो ये सबसे पहले सीरिया आता है, सीरिया से दो रूट में डिवाइड हो जाता है, ये कराची जाता है, दिल्ली, कलकत्ता। और ये आपको मैप में याद रखना पड़ेगा कि यहाँ से जो एशिया यूरोप से जो रास्ते आते हैं वो कहाँ से डिवाइड होते हैं, तो ये सीरिया से डिवाइड होता है और यहाँ पे दिल्ली और मुंबई तक जाता है। फिर यहाँ से आपको चेन्नई से मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया निकल जाएगा, फिर इधर से बैंकॉक होते हुए जापान तक जाता है। और इसके बाद ये आपका ये रेड सी दिख रहा होगा, रेड सी के रास्ते से समुद्री रास्ता था इसके, और ये इधर से केप टाउन एरिया से आता था, इधर साउथ अफ्रीका के बिल्कुल उस पार्ट से घूम के रास्ता आता था। तो ये रास्ते के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि कैसे पुराने समय में व्यापार किन किन रास्तों से भारत का यूरोप से और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री से होता था। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब लिखा हुआ है, नोट दैट द दक्कन पेनिसुलम protruded into the Indian Ocean, thus the helping India is the established close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coastal line and the which is southern part and east part of the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as the India has the incited. It is the Indian immense position in the ancient Indian Ocean which justify the name of the Indian after it. ये पैराग्राफ आपको मैप में समझाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे मैप आपके सामने है, तो इसमें ये लिखा था इस पैराग्राफ में कि इंडिया जो है जिसकी बाउंड्री शेयर जो होती है, आप देख सकते हैं कि ये इंडियन ओशन लिखा हुआ है। ये इंडियन ओशन नाम क्यों पड़ा, ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि पूरे एशिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी कोस्टल लाइन एरिया, मैंने आपको पीछे बताया थे, तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा भारत का ही पड़ता है, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा। और ये इसी के रास्ते ये भारत को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड के लिए हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे इधर आपका अरेबियन सी पड़ जाता है, बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है। मतलब ये मोटा तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इंडियन ओशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला कंट्री और ज़्यादा
इस कंट्री का इंटरेस्ट का इंडिया को ही इंडियन ओशन का ज़्यादा फ़ायदा होता था, और ये इंडियन ओशन जो है इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये कोस्टल लाइन एरिया जो भारत की है वो सबसे ज़्यादा इंडियन ओशन में पड़ती है। यही कारण था कि इंडियन ओशन का नाम इसीलिए पड़ा है। तो आपको क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि इंडियन ओशन का नाम क्यों इंडियन ओशन रखा गया, तो आप ये बता सकते हैं कि भारत की सीमाएँ जो तटीय क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन एरिया इंडियन ओशन में पड़ती हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं जितना इसका पड़ता है उसका कोई भी देश अन्य देश का नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुडेन कैनाल इन द 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाई 7,000 किलोमीटर। यहाँ पे एक नहर की निर्माण जो 1869 में अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था ट्रेड के लिए, तो इसके वजह से यूरोप से और भारत के बीच में व्यापार जो था उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये कम हो गई क्योंकि इससे इस नहर से बनने की वजह से 7,000 की दूरी भारत के लिए और यूरोप के लिए व्यापार करने के लिए उनको दूरी कम पड़ गई, जिसके उनका काफ़ी लाभ होता था व्यापार में इसी की वजह से। तो ये कैनाल के बारे में आपसे भी पूछ सकता है कि इस कौन सा कैनाल की वजह से, कैनल की वजह से आपका सब 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी यूरोप और इंडिया के बीच में। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये मैप था, आपको मैंने मैप भी समझा दिया था, और आगे ये देख सकते हैं आप, इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एरिया but the relationship through the land route has must be older than has modern time is country। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रास्ता मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो ये रेड कलर से ये रूट बना हुआ है, ये एयर रूट है और ये शी रूट है। तो ये जब रूट जो हैं वो इनकी ये पुराना रास्ता है जिससे हमारा पुराने समय में व्यापार होता था अंग्रेज़ों से। तो इस रास्ते को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि ये जो रास्ते हैं ये काफ़ी पुराने हैं, और इन रास्तों से ही पुराने समय से आज भी हम लोग व्यापार करते हैं इन रास्तों से। और आगे बढ़ते हैं। वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव द प्रोवाइडिंग पासेस एंशिएंट रेवल्यूशन। और ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं कि जो हिमालय था आपका, ये तिब्बत जो लिखा हुआ है, यहाँ से भूटान के यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ तक आपका केटू जहाँ पे पड़ता है पीओके क्षेत्र, यहाँ से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश का ये जो रेंज है ये माउंटेन रेंज है, और यहाँ से भी व्यापारी आते थे भारत से ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो इन रास्तों के बारे में आपको समझाने की कोशिश की गई। और इंडिया का जो आपका ये कल्चरल प्रोग्राम जो आपको एक धार्मिक किताबें देखने को मिल जाएंगी, जैसे पुराण हो गया, उपन्यास हो गया, पंचतंत्रा हो गया, रामायण हो गया, ये सारी स्टोरीज़ जो है वो दुनिया की तरफ इन्हीं रास्तों से होकर गुजरी थी। वो चीज़ यहाँ पर बताया गया। इंडियन न्यूमेरिकल एंड डेसिमल सिस्टम जो था वो भारत ने जो वर्ल्ड को दिया था, पूरी दुनिया में डेसिमल सिस्टम और न्यूमेरिकल सिस्टम जो भारत ने बनाया था वो इन्हीं रास्तों से होकर पूरे दुनिया में फैला था। द स्पीसीज़ मुस्लिम, कई प्रकार की जनजातियाँ, जातियाँ, मसाले, ट्रेड में उपयोग किए जाने वाले वस्तु, व्यापारिक सामान, मुस्लिम एंड अदर मर्चेंडाइज वेयर द टेक फ्रॉम द इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। ये सब आदान प्रदान इन्हीं सभी क्षेत्रों से किया जाता था। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ये ग्रीस एग्रीकल्चर स्टाइल डोम एंड द मिनरल्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़। तो जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसी रास्ते से काफ़ी सुधार हुआ था। हम दूसरे देशों से उनके तौर तरीके सीखा करते थे और अपने देश के तौर तरीके भी उनको दिखाते थे, सीखते थे। तो आदान प्रदान भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो स्टाइल जो चेंज हुआ वो इन्हीं सभी रास्तों के रूट के द्वारा हुआ। तो इसे मोटा तौर से यही कहा जा सकता है कि मतलब भारत को इन रास्तों से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वो कल्चरल होके, चाहे आइडिया शेयर करने में होके, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ट्रेड से संबंधित सारी चीज़ों के आदान प्रदान इन रास्तों से किया जाता था। तो इन रूट का काफ़ी फ़ायदा है, ये पुराने समय से हम लोग लेते आ रहे हैं इंडिया के लिए। और यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे इंडिया के नेबरहुड के बारे में, इंडिया के पड़ोसी राज्यों के देशों के बारे में बताने की कोशिश की जाएगी। इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्टैंड पोजीशन इन द साउथ अफ्रीका।
साउथ एशिया में साउथ एशिया में जो इंडिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बाकी देशों के लिए भी। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड भारत के पास अभी 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, जो आपको पता ही होगा केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। और ये फिगर 1.5 में आपको देखने को मिलेगा, जो आगे मैं आपको दिखा दूंगा। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट साइड में जो इंडिया है वो अपने, यहाँ से आप देख सकते हैं ये नॉर्थ साइड और नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से सीमा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और फिर चाइना, भूटान, नेपाल और म्यांमार, बांग्लादेश इन सब से करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि किन किन देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। साउथर नेबरहुड अक्रॉस द सी कंट्री ऑफ द 2 आइसलैंड कंट्री है। मतलब ये है कि आपका जो ये वर्ल्ड मैप, ये मैप आप देख रहे होंगे इंडिया का, तो इंडिया के मैप में ये दिखाने की कोशिश की गई कि अगर ये, तो आपको मैंने बता दिया कि ये बाउंड्री शेयर जो लैंड शेयर करता है इंडिया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच, म्यांमार के बीच करता है। और 2 देश ऐसे भी हैं जो समुंदर में हमसे अपनी समुद्री सीमाएँ आपस में शेयर करते हैं, जैसे ये श्रीलंका हो जाएगा और ये आपका मालदीव हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से देश हैं जो हमसे समुद्री सीमाएँ शेयर करते हैं, तो आप श्रीलंका और मालदीव को याद रख सकते हैं। 2 ही कंट्री है जो हमसे अपनी बाउंड्री शेयर करती है समुद्र में, मालदीव और श्रीलंका। आगे देखते हैं श्रीलंका एंड मालदीव। Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Pak Stream and the Gulf of Mannar, which Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep। यहाँ पे आपको ये मैप है और ये जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो आपको ये रूट दिख रहा होगा, इसका नाम पाक जल संधि जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो चीज़ है। और ये मालदीव से जो शेयर करता है मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। तो इन दोनों का भी याद रख कर सकते हैं कि कौन कौन से जल संधि से भारत जुड़ा हुआ है। श्रीलंका से आप याद रख सकते हैं कि श्रीलंका से पाक जल संधि, और मन्नार की खाड़ी आप मालदीव से याद रख सकते हैं कि ये दोनों जो ये दोनों जो सी मार्ग हैं इनसे इंडिया अलग होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्ट्रिकल लिंक विद द नेबरहुड। भारत जो है अपने जोग्राफिकल, भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से अपने आसपास के सभी देशों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ द एशिया इन योर एटलस। एटलस में आप फिजिकल मैप देख सकते हैं इंडिया का। एंड नोट दैट इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और आप ये देख सकते हैं कि इंडिया का पोजीशन किस प्रकार एशिया में है, आप वो एटलस की बुक में देख सकते हैं। और वैसे आपको तो ये बुक में आपको मैप दी हुई है, तो आप मैप में भी देख सकते हैं, जैसे ऊपर दिया हुआ मैप। तो ये एशिया में कितना अच्छे पोजीशन पे इंडिया है, वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। और ये हिस्ट्रिकल और जोग्राफिकल अपने आसपास के सभी नेबरहुड कंट्रीज से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो ये इंडिया के बारे में इस चैप्टर में ओवरऑल बताया गया था। और आगे देख लेते हैं अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो इस चैप्टर में आपको जो जो मेन टॉपिक्स था आपको ये या एक बार याद कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं था। आप इसमें इंडिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसके लोकेशन के बारे में बताया गया था। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से बताया था कि लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंडिया की वैल्यू जो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की होती है वो कितनी कितनी होती है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे साइज के बारे में बताया था, और जो सुनामी 2004 में आई थी उसके बारे में बताया था। फिर आपको मैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बताया था, कौन कौन सी कंट्री कहाँ पे पड़ती है। और फिर उसके बाद आज की टॉपिक्स थी, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो 2 घंटे का समय अंतराल होता है, तो वो क्यों, किस कारण होता है, वो चीज़ मैंने आपको समझाया था पूरा। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो प्लीज़, अगर आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको शाम तक इसका एक्सरसाइज भी करवा दूंगा, जो कि काफ़ी छोटा सा आसान ही है।
उसके बाद हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको 6 to 12 हम कोशिश करेंगे कि एक साल या 7-8 महीने के अंदर हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दें। 6 से लेकर पूरा 12वीं तक करा देंगे आपको। इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपका। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट किया जाएगा।